आमंत्रण निमंत्रण किसको अच्छा नहीं लगता। परिवार की खुशियों के अंदर जब चार चांद लग जाते हैं, जब खुशी का माहौल घर में हो, भले ही वो आपके दोस्त का हो या फिर आपके परिवार में किसी साथी का हो या फिर आपके मिलने वाले किसी का हो, जब आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज बजता है एपीके, जिसके अंदर आमंत्रण लिखा हो या फिर निमंत्रण लिखा हो। इस दौर में साइबर ठगों के हाथ हैं वो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब ये एक नया तरीका आपको ठगने का आ गया है, जिसके अंदर कुछ ही मिनटों में आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उस एपीके फाइल को डाउनलोड करते हैं, आपके खाते से जो आपकी राशि जो आपने बड़ी मेहनत से साख-कर जोड़ कर रख रखी है, वो कुछ ही मिनटों में गायब हो जाती है। इस तमाम ऐसे ही विषय को लेकर हमारे साथ में आज बातचीत के लिए हेमंत प्रियदर्शनी जी, डीजी क्राइम हमारे साथ में हैं। सर, इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं, एपीके फाइल के माध्यम से एक झटके के अंदर पैसा गायब हो जा रहा है। राजस्थान में इस तरह के केस अभी तक हालाँकि नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन किस तरह से ये ठग हैं, इसमें काम करते हैं और किस तरह से पैसा गायब करते हैं? देखिए, ये जो तरीका वारदात है, ये आमंत्रण डॉट एपीके या इस तरीके के मिलते-जुलते नाम से एपीके फाइल्स भेजने का और उसके ज़रिए ठगी करने का। तो पहले तो संक्षेप में हम जानें कि एपीके फाइल्स क्या है। तो एपीके फाइल्स हैं जिनको डाउनलोड करके आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन अपने आप डाउनलोड हो जाती है। नाम भ्रामक हो सकता है, जो देश काल के हिसाब से लुभावना हो सकता है, आपको सामान्य प्रतीत होगा, क्योंकि शादी में क्या आजकल अधिकांश दूरस्थ बैठे आपके मित्र निमंत्रण जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हैं। पहले डाक से शादी के कार्ड आते थे, वो ज़माना चला गया। लोग भेजते हैं और कहते हैं इसको निमंत्रण के तौर पे स्वीकार कर लिया जाए। आप उत्सुकतावश उसको निमंत्रण को खोल लेते हैं। खोलते ही ऐप आपके मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड हो जाता है। आपकी सारी जानकारी जो फ्रॉडस्टर है इसके पास पहुंच जाती है। संभव है कि ऐसा कोई ऐप डाउनलोड हो जाए जिसमें आपका सारा एसएमएस जो है वो अपने आप किसी डेस्टिनेशन ईमेल पे पहुंचता रहे। आपका ओटीपी, आपके कई सारे पर्सनल डिटेल उस ईमेल पे पहुंचता रहे और आप आश्वस्त बैठे हो कि हमने किसी को ओटीपी शेयर नहीं किया, मेरा खाता सुरक्षित है। तो सर, इसके अंदर ये एप्लीकेशन डाउनलोड होते ही पूरा डेटा है वो सामने वाले के पास में चला जाता है, क्योंकि बहुत से बार शिकायत ऐसी मिलती है कि हमने किसी प्रकार का ओटीपी सामने वाले से शेयर नहीं किया है। फिर ये पैसा किस तरह से वो निकालते हैं और फिर किस तरह से इसको आगे सर्कुलेट करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फास्ट तरीके से फंड ट्रांसफ़र का जो बैंकों ने सुविधा शुरू की, ये इसका दुरुपयोग है। और कम से कम समय में खाता बैंक के खुलने का समय होना ज़रूरी नहीं है। कम से कम समय में इतने लेयर्स पे पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है और कई बार ट्रांसफ़र होकर के क्रिप्टो करेंसी उसकी खरीद हो जाती है और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पैसा ये विदेश में चला जाता है, जहाँ से इसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें एहतियात ही एक बचाव है। अज्ञात लिंक या अज्ञात एपीके फाइल को बिल्कुल डाउनलोड नहीं करें, जब तक आप पूर्णतः आश्वस्त नहीं है कि भेजने वाला स्रोत आपका परिचित है या रिलायबल है। अभी सर बहुत सारे मामले ऐसे देखे जा रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक घटना भी आई थी कि कोई भी जो बेरोजगार लोग हैं, जो बाहर जाने के नाम पर लोगों को राजी किया जाता है कि इतना पैसा आप हमें दो, हम आपको बाहर इसी अच्छी खासी नौकरी दूसरे देशों में लगा दी जाएंगे, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। फिर एक आखिरी दफा ये जो ऑप्शन रहता है कि यहाँ से बाहर जाकर पैसा कमाया जाए, क्योंकि परिवार का गुजारा भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रूटीन की जीवन जीने के लिए। तो किस तरह से उस वहाँ भेजकर उन लोगों से काम करवाया जाता है और इसको क्या बोलते हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है? ये एक जो तरीका है इस तरीके से ठगी करने का, इसको साइबर स्लेवरी कहते हैं। कि साइबर टेक्निक के ज़रिए शिक्षित, विशेषकर कंप्यूटर प्रशिक्षित लोगों को गुलाम के तौर पे विदेश ले जाना, उनको प्रताड़ित करना, बंद कमरे में उनको रखकर उनसे टेलीफ़ोन कराकर, विशेषकर भारत के लोगों को ये विश्वास दिलाते हुए कि कोई भारतीय टेलीफ़ोन कर रहा है, उनके साथ ठगी करवाना। ये विदेश में रोज़गार का ऑफ़र देते हैं और किसी भी ऐसी साइबर ठगी की घटना में या तो भय है या लालच है। तो रोज़गार के लालच में व्यक्ति विदेश चला जाता है। वहाँ जाते ही इनके जो पासपोर्ट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ज़ब्त कर लेते हैं और इनसे ठगी का काम करवाते हैं।
तो इनसे बचने का एक ही तरीका है जो हमने पिछले कुछ समय पहले प्रिंट मीडिया के जरिए एडवाइजरी भी दी थी कि आप विदेश में अगर रोजगार ले रहे हैं तो आप सुनिश्चित करें कि रोजगार का ऑफर देने वाला रजिस्टर्ड एजेंट है। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट पर जितने भी रजिस्टर्ड एजेंट हैं उनकी सूची डाल रखी है। तो कोई भी विज्ञापन आता है, कोई भी विदेश में रोजगार का अगर ऑफर देता है आपको, आपके मित्र को, आपके भाई को, आपके लड़के को, आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि वो रजिस्टर्ड एजेंट है, तभी आप उसके जरिए एम्प्लॉयमेंट का ऑफर एक्सेप्ट करें। अन्यथा आप खतरनाक रास्ते पर हैं, आप अपराध में भी फंस सकते हैं विदेश में जाकर, और आपके साथ शारीरिक यातनाएं भी आपको दी जा सकती हैं। अभी भोपाल के अंदर एक मामला देखा गया जिसके अंदर ऑनलाइन ठगी को ऑनलाइन ही जाकर उनको दबोचा गया। डिजिटल अरेस्टिंग जैसे कई विषय सामने आ रहे हैं। भोपाल के अंदर भी जो ताज़ा तरीन ऑनलाइन का मामला आया है, किस तरह से इनके ऊपर निगरानी पुलिस प्रशासन वर्तमान में कर रहा है, साथ के अंदर किस तरह से इनको रोका जा सकता है? चूँकि आए दिन जो डिजिटल के अरेस्टिंग के मामले जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, या फिर 2-4 केसों के नाम लेकर, अलग-अलग ब्रांचों के नाम लेकर, डराकर धमकाकर उनसे पैसा वसूलने का प्रयास किया जाता है। ये जो डिजिटल अरेस्ट का तरीका साइबर ठगों ने अपनाया है, इसमें बेसिकली जो वल्नरेबल सेक्शन है, विशेषकर जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनके पास उन्हें पता है कि रिटायरमेंट के बाद पैसा होगा, अकेले रह रहे हैं, इनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, और कई केसेस में ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड सीनियर डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बट इनकी जो वल्नरेबिलिटी है, अकेलेपन का, जो सशंकित रहने का जो मनोविज्ञान है, इसका दुरुपयोग कर ये उनको भ्रम में डालते हैं कि आप अरेस्ट पर हैं, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जितने भारी भरकम एजेंसीज हैं, बॉम्बे पुलिस है, ईडी है, सीबीआई, ये सब का नाम लेते हैं। गौरतलब ये है कि कोई केस शायद ही होता है जिसमें बॉम्बे पुलिस भी और सीबीआई भी और ईडी भी और एफबीआई सारे मिलकर साथ काम करते हों। समाधान एक ही है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी कहा था, आप घबराएं नहीं, सोचें, जिनके ऊपर भी आपको विश्वास है, आपके मित्र हों, रिश्तेदार हों, बेटा बेटी जो भी है, उससे आप साझा करें। आप मान कर चलें, बिना आपकी जानकारी के आपके घर में सर्वेलेंस का, निगरानी का न तो कोई कैमरा हो सकता, न कोई तरीका हो सकता। आप उनसे साझा करें कि क्या बात हुई है, और उसके बाद भी अगर आपको शक होता है तो आप तत्काल स्थानीय पुलिस पर वो सारा डिटेल्स आप शेयर करें जो आपके पास आया था। अभी सप्ताह 10 दिन पहले भोपाल में 3-4 दिन के अंदर 2 बड़ी अच्छी खबरें सुनने को मिली, जहां किसी को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने किसी मित्र से इसको साझा किया। उन्होंने आगे स्थानीय पुलिस को, साइबर क्राइम विंग को इत्तला करी, वो लोग आए और ये ठग सारे पकड़े गए। तो जहां हम सूझबूझ दिखाएंगे, हिम्मत दिखाएंगे, लोगों से तसल्लीपूर्वक शेयर करेंगे, एजेंसीज के पास जाएंगे, वही इसका काट है, और वैसे ही हमें मिलकर इनके खिलाफ लड़ना है। बिल्कुल, लड़ाई ही एक तरीके से इसका दूसरा तरीका है, और इसके अंदर जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके ऊपर ध्यान देना भी ज़रूरी है वर्तमान में, क्योंकि शासन और प्रशासन दोनों अपनी अहम भूमिकाएँ निभा रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान है वो आप स्वयं हैं। क्योंकि जागरूकता के साथ-साथ आपको खुद को कदम बढ़ाने होंगे, किसी प्रकार के डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी प्रकार से साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो सर्वप्रथम नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर इसकी शिकायत दें। ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भी, ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो यही है कि आपको इसमें खुद को सतर्क और सावधान रहना होगा। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।